प्रिय साथियों, नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। किन्हीं व्यवहारिक कारणों से हम कई दिनों पश्चात आपकी सेवा में प्रस्तुत हो रहे हैं। आज हम देश में जो समस्याएं आसन हैं और देश जिन खतरों से जूझ रहा है, यहाँ देखो कहीं असंतोष है, इधर हमारे खिलाड़ियों का आंदोलन चल रहा है। वैसे भारत में तो वर्ष भर ही आंदोलन चलते रहते हैं और फिर अभी पुनः हमारे किसानों की सक्रियता बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है लोकसभा चुनाव के आते आते तक कृषक आंदोलन बहुत उग्र होगा और देश में ढेर सारी समस्याएं आएंगी। उसके रिपरकशंस होंगे, वो खतरनाक होंगे। जैसा कि हमारे दर्शकों को ज्ञात होगा, पिछले दिनों जब कृषक आंदोलन चल रहा था तो हमने 2 वीडियो सीरीज़ प्रसारित की थी। उन 2 वीडियो सीरीज़ का यदि हम लोग सारांश निकालें तो ये है कि हमने पहले ही ये दावे के साथ में हमने कहा था, दावा किया था कि ये जो आंदोलन है वो फेक है और जैसा भारत के शासक वर्ग से अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए जिस स्तर से या जिस स्टाइल में या जिस कूटनीति के साथ में आंदोलन चलाना चाहिए, वो भारत में कृषक आंदोलन छोड़ो किसी भी मामले में वो आंदोलन नहीं चल रहा है। हम अपनी बात को कुछ एक उदाहरण से बताना चाहेंगे कि जैसा हम अक्सर कहा करते हैं कि भारत का जो शासक वर्ग है, जिससे शासित वर्ग अपनी मांगों को मनवाने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन छेड़ता है, वो कुल मिला के फल रहित या बेकार के होते हैं। इतना ही नहीं, इससे उल्टे शासक वर्ग को ही फायदा होता है और वही अपने शासन को और मजबूत करने में अपनी स्थिति मतलब मजबूत करता है। अब ये बड़ी विरोधाभासी बात कही हमने, जिसके विरुद्ध आंदोलन किया जा रहा है। जिस शासित वर्ग के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उसमें शासक वर्ग को कैसे फ़ायदा होता है, तो अब हम इस विषय को अलग से ही कभी हम इसको फोकस करते हुए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम इतना कह देते हैं कि ये जो स्टाइल है, ये जो शैली है, अप्रोच है आंदोलन करने की, या फिर यूँ कहें कि उससे शासक वर्ग से शासित वर्ग के द्वारा मांगों को मनवाए जाने का जो तरीका है वो बहुत ही बेकार है और निष्फल है। और निवेदन करते हैं कि हमारी चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाएं तो आपको 2 वीडियो सीरीज़ देखने को मिल जाएंगी। यदि यही अप्रोच रही, यही स्टाइल रही, यही अनुगमन रहा, तो पुनः हमारा जो शासित वर्ग है, वो जो प्राथमिक उत्पादक वर्ग है जिसको हम किसान बोलते हैं, वो नुकसान ही नुकसान उठाएगा, डबल नुकसान उठाएगा। समय भी बर्बाद करेगा, अपने रिसोर्सेज भी बर्बाद करेगा। और जैसा कि आपने देखा 800-900 लोग की असामयिक मृत्यु हुई और भी मतलब मृत्यु होगी। और मैं समझता हूँ 24 के चुनाव आते आते शायद कुछ अशांति टाइप का भी माहौल बन जाए, कोई हिंसा भी हो सकती है। ये हमारा दावा है, इसको आप नोट कर लें। पिछले हमारे दावे पूरे साबित हुए और हमारा जो पूरा अनुमान होता है वो पूरी तरह से सही होता है, ये हमारा विश्वास है। अब भारत की जो ढेर सारी समस्याएं हैं उसके मूल कारणों में कुछ 3-4 गूढ़ रहस्य हैं, तो मैं उनको एक शॉर्ट में गूढ़ रहस्यों को एक आलेख के रूप में तैयार किया हूँ। इन सब चीज़ों को हमने पिछले एपिसोड में अलग बता चुके हैं। चूँकि यहाँ पे ये चीज़ें प्रासंगिक हैं तो मैं इसको एक पढ़ के आपको सुना रहा हूँ इसका आलेख में। पहला गूढ़ रहस्य ये है कि ये जो 15 अगस्त 1947 का जो दिन है, इसे हम लोग अक्सर कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। वास्तव में ये स्वतंत्रता दिवस नहीं है। मेरी बात दिमाग पे जोर दे के समझिएगा। ये अंग्रेज शासक वर्ग से भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग को सत्ता का हस्तांतरण है। इसको इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, इट्स ए ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन यूरोपियन कॉलोनिस्ट टू एन अनदर इंडियन कॉलोनिस्ट। हमारा जो उच्च जातीय शासक वर्ग है, हम स्वयं भी इसको उपनिवेशवादी मानते हैं। तो एक उपनिवेशवाद से दूसरे उपनिवेशवाद को सत्ता का हस्तांतरण है, ये वो नहीं है। मतलब ट्रांसफ़र, स्वतंत्रता का दिवस हम लोग नहीं मानते, इसको ट्रांसफ़र ऑफ पावर का दिवस मानते हैं। दूसरा गूढ़ रहस्य यह है कि, या यूं कहें, जो सत्ता हस्तांतरण हुआ है वो समय से बहुत पहले हुआ है और बहुत ही हड़बड़ी और जल्दीबाजी में हुआ है। इन दुखद घटनाओं का यह दुष्परिणाम हुआ है कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी और
प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल भी सुनिश्चित नहीं हो सका और देखा जाए तो व्यवहारिक लोकतंत्र हमारे देश में आया ही नहीं। तीसरा गूढ़ रहस्य यह है कि अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के बाद इस भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग ने स्वयं को कृत्रिम एवं सतही रूप से अलग अलग पार्टियों का नाम देकर सत्ता शक्ति केंद्रों पर कब्जा जमाए रखने के लिए और आम जनता को अपना मानसिक गुलाम, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट्स कहते हैं, बनाए रखने के लिए चुनाव या निर्वाचन नामक नौटंकी का जो निर्माण किया है वह एवं ये झूठा प्रोपेगेंडा किया है कि भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे जीवंत लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विश्व का सबसे महान लोकतंत्र है। ये अक्सर आप जहाँ देखोगे ये चीज़ें नारे के रूप में सुनने को मिलते हैं। जब से भारतीय शासक वर्ग के हाथों में ईवीएम मशीन आई है तब से तो वो निरंकुश अधिनायकवादी शासक वर्ग बन गया है। तो ये जो सिर्फ प्रोपेगेंडा है कि विश्व का महान लोकतंत्र, जीवन लोकतंत्र, ये सब प्रोपेगेंडा है। इसकी हकीकत बहुत ही बीभत्स है, डरावनी हकीकत है। चौथा गूढ़ रहस्य ये भी है कि जैसा कि हमने पहले कहा है, भारत समय से पहले कथित रूप से स्वतंत्र हो गया। इसमें हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय शासक वर्ग ने भारत की आम जनता पर जो बहुदलीय पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी थोपी है, वो ये जो निर्वाचन प्रणाली अपनाई है, जिसको हम लोग इलेक्शन बोलते हैं, ये जो प्रणाली है इसको तकनीकी भाषा में फर्स्ट पास द पोस्ट कहा गया है। इंग्लिश में इसका एब्रीविएशन में नाम है FPTP कहा गया है। उन्हें आम जनता ना तो समझती है, ना ही इसके प्रति अनुकूलित है और ना ही इसके लिए अभ्यस्त ही है। हमारे यहाँ का जो इलेक्शन सिस्टम है इसको टेक्निकली फर्स्ट पास द पोस्ट कहते हैं। अब इसकी हम ज़्यादा उसकी व्याख्या में नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सारांश ये है यहाँ जो प्रासंगिक बात है कि ये जो है हमेशा शासक वर्ग को ही फ़ायदा पहुँचाता है और इस सिस्टम के द्वारा ही शासक वर्ग अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल है। और ये इन्होंने डेमोक्रेसी का जो जिसको बहुदलीय पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वो भी इसी शासक वर्ग को ही फायदा पहुंचाता है। अर्थात अपनी सत्ता संभाले रखने में और आम जनता को मानसिक गुलाम बनाए रखने में ये सहायक है, इस प्रणाली ही सहायक है। ये हम इनको ध्यान देना पड़ेगा। आगे कुछ और बातें आती हैं। एक तरफ ये जो निर्वाचन या चुनाव प्रणाली है एवं मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, हमेशा ही एक प्रणाली, एक सिस्टम के रूप में भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग के हित में काम करती है। शासक वर्ग के हित में जब काम करने लगता है तो शासित वर्ग के लिए उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ आम जनता, कॉमन मासेस को हमेशा ही मानसिक गुलाम या सब्जेक्ट की तरह से बनाए रखती। ये जो सिस्टम है, जैसा कि हम कह रहे हैं कि एक कॉमन मैन है, जो आम हमारी जनता है, उसको मानसिक गुलाम या सब्जेक्ट, जो पहले द किंग एंड सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था, मतलब मानसिक गुलाम सब्जेक्ट मतलब राजा की संपत्ति, उसका कोई कॉमन मैन का, आम आदमी का कोई कुछ नहीं होता था, वो राजा की संपत्ति कहलाती थी। जैसे आजकल हमारे पशु होते इस तरह से, उसी अवस्था में बना के रखती है। उन्हें गण या पीपल नहीं बनने देती। पुनः एक संक्षेप में बता दे रहा हूँ मैं कि सब्जेक्ट एंड पीपल जो इंग्लिश की अवधारणा है, ये उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी यहाँ हम इसको खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग एक तो विषय से भटक जाएंगे, दूसरा हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इतना आप समझ लीजिए कि गण या पीपल और सब्जेक्ट में ज़मीन आसमान का अंतर है। इस प्रकार लोकतंत्र की स्थापित परिभाषा जनता अर्थात पीपल का राज्य, थोड़ा हमारी बात पे ध्यान दीजिएगा, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता पर ही शासन प्रशासन करने की व्यवस्था या प्रणाली है। मतलब लोकतंत्र क्या है? जनता अर्थात पीपल का जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता पर ही
शासन प्रशासन करने की व्याख्या या प्रणाली है। अब ये बड़ी स्थापित ये परिभाषा है, पूरे विश्व में सभी लोग जानते, पाठ्य पुस्तकों में इसमें भी, राजनीति विज्ञान में भी पढ़ाई जाती है। लेकिन अब जब पहला ही फैक्टर थोड़ा आप ध्यान देंगे, यहाँ वो गण या पीपल की बात कर रहा है। जब हमारे देश में पीपल या गण है ही नहीं, कौन है? सब्जेक्ट है, तो फिर लोकतंत्र का यहाँ अस्तित्व होना संभव नहीं है। भाई सब्जेक्ट के द्वारा सब्जेक्ट पर शासन प्रशासन तो संभव ही नहीं है। सब्जेक्ट तो पहले ही शासक वर्ग का संपत्ति बन गया है, शासक वर्ग का मानसिक गुलाम है, तो उसका किसी एक मानसिक गुलाम का कोई ना तो अपने लिए राज होगा ना अपने पर राज होगा, तो संभव ही नहीं है। तो ये जो बारीक चीज़ें हम लोग इनको समझने में, हमारे लोग अच्छे बुद्धिजीवी इन चीज़ों को समझने में असफल रहे हैं। इस परिभाषा के अनुसार यहाँ लोकतंत्र की अवधारणा ही ध्वस्त हो जाती है। जब हमारे देश की अधिकतर जो कॉमन मैन है, जब सब्जेक्ट हैं या मानसिक गुलाम है, तो फिर लोकतंत्र की अवधारणा ही यहाँ पे ध्वस्त हो जाती है। तो बेकार की बात है। और तकनीकी में यदि इस अवस्था को बोलें तो भीड़ तंत्र है। हम लोग भारत में जो एक्चुअली में भीड़ तंत्र है, और पुनः भीड़ तंत्र की व्याख्या करेंगे तो हम लोग सब्जेक्ट से भटक जाएंगे और हमारा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। भारत में भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग ने एक खेल और भी खेला है। सारे विश्व से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, फंडिंग एजेंसियों से यह कह कर कि भारत एक विकासशील देश है का प्रोपगंडा कर के अपार धन संसाधन टेक्नोलॉजी लेकर स्वयं को धनाढ़ बना लिया। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे योजनाएं कार्यक्रम चलाए जिससे कि आम जनता मात्र जीविकोपार्जन की स्थिति में ही बनी रहे, गरीबी रेखा के नीचे जीने को मजबूर रहे, झुग्गी झोंपड़ी में ही जीवन यापन करने को मजबूर रहे, अशिक्षित, गैर तार्किक, गैर वैज्ञानिक, गैर हेतुवादी बनी रहे, जिसको हम लोग उपहास के रूप में मैं आपको बोलूँ, इसको अपन अंधभक्त बोलते हैं। तो अंधभक्त इसी तरह से होते हैं, अशिक्षित होते हैं, भले वो डिग्री ले लिए हो लेकिन उनमें तार्किक और वैज्ञानिक सोच वाली बात नहीं होती, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। भले वो शिक्षित हों, यदि कोई व्यक्ति अति शिक्षित है लेकिन गैर तार्किक है और गैर वैज्ञानिक उसकी विचारधारा है, उसमें हेतुवाद के बिल्कुल गुण नहीं है, तो वो अंधभक्ति कहलाएगा। और ये जो अभी बड़े बोलचाल की भाषा में ये शब्द अंधभक्त का बड़ा बोलबाला है, जहाँ देखो अंधभक्त अंधभक्त, तो कुछ लोग उसको कुछ और डिस्टॉर्ट करके कुछ और भी कह देते हैं, तो मैं उस शब्द को नहीं आपके सामने बोलूँगा। तो ये वही है सब्जेक्ट, राजा के सब्जेक्ट। राजा मीन्स भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग के वो सब्जेक्ट्स हैं, और भारतीय शासक वर्ग जो उन्हीं पे इतराता है, उन्हीं पे वो दावा करता है कि हम लोग 50 साल तक और राज करेंगे। और हमने इस विषय पे वीडियो भी डाला है कि संविधानवादी और तर्कवादी का दावा कि भारतीय शासक वर्ग 50 साल सत्ता पे स्थापित रहने में सक्षम है। कुछ इस तरह से इसका शीर्षक आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो में देख सकते हैं। तो वो किस बात पर दम भरता है, किस आधार पर दम भरता है वो, कि हम आगामी 50 वर्ष तक सत्ता में रह सकते हैं। इसी कारणों से कि उसको पता है कि मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं मेरे अपने हैं, और ये हर हालत में मेरे पक्ष में ही मतदान करेंगे, क्योंकि जो मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है और जो हमारे यहाँ की निर्वाचन प्रणाली है वो शासक वर्ग को फेवर करती है, और वो मतलब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए रखने में वो सतत काम करती है। दूसरा जो हम विचार करते हैं कि ये जो प्रणालियाँ हैं किस तरह से काम करती हैं कॉमन मैन के लिए, ये आम आदमी को धर्मांधता में, अंधश्रद्धा में, अंधविश्वासों में, पाखंडवाद में फंसी रहे, इस तरह से ये काम करती है। साथ ही उनकी जो कुछ भी थोड़ी बहुत आय होती है उसे विभिन्न धार्मिक संस्कारों कर्मकांडों में खर्च करवा दी जाती है, जो कि अंत में इन्हीं उच्च जाति शासक वर्ग की तिजोरी में चली जाती है। आप आजकल देख रहे होंगे कि जगह जगह जो संस्कार हैं, बाबाओं का बड़ा बोला वाला
जहाँ देखो वहीं आयोजन होते हैं, लाखों लाखों लोग जाते हैं और तीर्थ यात्रा में जाते हैं। फिर हमारे यहाँ पे कथा है, भागवत है और ढेर सारे संस्कार हैं जो लोग इसमें थोड़ा ज्ञान रखते जाते हैं। वर्ष भर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो क्या होता है, एक तो पहले उसको दीनहीन और दरिद्र रखा है, दूसरी तरफ जो कुछ भी थोड़ी बहुत उसकी आय होती है वो इन सब चीज़ों में खर्च करवा दी जाती है। अंत में वही वो जो मैं बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो सब्जेक्ट जब मानसिक गुलाम की गुलामी बना रहता है। यही वे आधार हैं, जैसा कि मैं कहा कि ये सब चीज़ों का कुल मिलाकर ये मतलब निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय शासक वर्ग ये दावा करता है कि हम आगे 50 वर्ष तक सत्ता में बने रहेंगे। मैं इस चीज़ और एक स्पष्ट कर देना चाहूँ कि भारत में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। इन्होंने ये जो भारतीय शासक वर्ग है कृत्रिम रूप से, जैसे हम पहले कहे, कृत्रिम रूप से आपस में बांट के रखा है। किसी ने अपने को राष्ट्रवादियों का नाम दे रखा है स्वयं को, किसी ने कम्युनिस्ट नाम दे रखा है, किसी ने सोशलिस्ट नाम दे रखा है। इस तरह से तो ये बेसिकली ये शासक वर्ग ही है। अब जैसे अक्सर क्या होता है कि जैसे एक पार्टी ए सत्ता में है, जब इलेक्शन हुए तो वो हार गई, पार्टी बी जीत गई, तो पार्टी बी बहुत खुशी मना रही है, मीडिया में उसका जय जयकार हो रहा है। फिर कुछ दिन और चला, 5-7 साल, फिर पता पड़ा कि पार्टी जो बी जीती थी और उससे जनता से उसकी नाराज़गी हो गई, जिसको अपन इनकम्बेंसी फैक्टर टेक्निकली कहते हैं, फिर ए को जिता दिया। तो मतलब क्या है कि भारत में ये सत्ता का हस्तांतरण इस प्रकार से भी होता है, अंग्रेजों से इन्होंने लिया फिर इन्होंने अपने उसमें ही रखा हुआ है। ये आम जनता नहीं समझ पा रही। तो हम लोग अक्सर कहा करते हैं अपनी बातों में, हमारी जो राजनीतिक पार्टी है पारात, उसका एक बड़ा फेमस मैगज़िन या कहावत है कि देयर इज़ नो एनी पॉलिटिकल पार्टी इन आवर इंडिया, nor there is no any opposition party in our India, nor even there is no any ruling party in our India. In India there is only ruling class. अब मैं इसको हिंदी में समझा दूंगा तो और भी अच्छा लगेगा कि भारत में ना तो कोई राजनीतिक दल है, ना ही कोई विपक्षी दल है, ना ही कोई सत्ता दल है या सत्ता पार्टी है। भारत में सिर्फ शासक वर्ग है। तो इसको हम लोग को समझना चाहिए। इतना अपने विचार व्यक्त करने के पश्चात मैं अपना एपिसोड यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है इस वीडियो में आपको कुछ नई और मौलिक जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक निवेदन मैं और करना चाहूँगा, यदि हमारी बातों से आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई, चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप कृपया कमेंट्स में आप अपने प्रश्नों को डालें। हम शंका का समाधान करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। पुनः धन्यवाद, नमस्कार।